हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जीपीएससी एबीसीडी में। इस वीडियो के अंदर छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड किया ताकि वीडियो जो है लेंदी ना हो। उसमें हमने, क्योंकि 20 प्रश्न जो है हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में मैथ से पूछे जाते हैं, तो हमने 10 क्वेश्चन को उसमें करके देखा। ठीक है, साथ ही साथ देखिए कि उसको सॉल्व कैसे करना है। और हमने ये भी देखा कि उन सारे जो चैप्टर्स है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और हमारे चैनल में कौन कौन सा चैप्टर अवेलेबल है। ठीक है, कैसे उसको तैयारी करना है मैंने उसमें बताया। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बाकी जो 10 क्वेश्चन जो है रिमेनिंग रह गए हैं उसके लिए मैं सॉल्यूशन डालूंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर जो है हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से जाके ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम आगे के 10 प्रश्न को करते हैं। तो हमने 10 प्रश्न पहले कर लिया है, 70 से लेके 71 से लेके 80 तक का। अब यहाँ पे 81 से लेके 90 तक के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, 81 नंबर का प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या जिसको 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। देखिए, इसको भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, इसको भी ऑप्शन से। कैसे? 1018 तो दिया है, 1018 में आप 5 जोड़िए, 1018 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा क्या, 1023। और 1023 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा देखेंगे 10, और इसमें न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम में 5, 6, 4, 7। तो पहले आप छोटे संख्या से चेक कर सकते हो, तो सबसे न्यूनतम बोला है तो पहले 4 चेक करना था। तो 1018 में जब 4 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1022। और 1022 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि जिसके इकाई में 2 आता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। ठीक है, पहली बात। फिर हमने 5 को चेक किया, 5 को हमने देखिए 1018 में 5 जोड़ेंगे तो मिलेगा 1023। जिसके लास्ट में 3 आता है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। 6 वाला हम चेक कर लेते हैं। तो जब आप 1018 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 1024, और जो 1024 होता है वो 32 का वर्ग होता है। 32 का वर्ग हो गया कितना, 1024, और यही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो आप ऑप्शन से ऐसे बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है जो थोड़ा लेंदी होता है, तो ऑप्शन से ट्राई करना बेटर होता है। उसमें क्या होता है, जैसे 1018 है, 1018 को आप भाग विधि से गुणनखंड निकालें, या फिर ऐसे भी एक काम कर सकते हैं कि कम से कम ये तो पता चल जाए कि किसके आसपास का नंबर है। तो 30 का वर्ग होता है 900। ठीक है, कुछ आपको याद भी रहना चाहिए। 35 का वर्ग होता है 1225। तो ये जो संख्या है ये 30 और 35 के बीच का है। ठीक है, 31 का स्क्वायर होता है 961, मुझे तो याद है इसलिए इसको बनाने में आसानी होता। तो 31 के बाद आता है 32, 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो आप देखेंगे कि 1018 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 1024 आएगा, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। या दूसरा तरीका है, इसको भाग विधि से आप निकालेंगे क्या, वर्गमूल। कैसे? तो 2 और 2 यहाँ पे कर दिया, देखिए पहले 3 से जाएगा तो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी। तो ये 3 3 6 हो गया, और 3 3 9 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अब घटाएंगे तो आएगा 1 1 8। ठीक है, 2 उतारेंगे, 2 2 को उतारते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 6 था, 2 बार में ले जाएंगे तो 62 दूनी 124 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में ही जाएगा। तो इतना तो पता चल गया कि इन दोनों का वर्ग मतलब 31 के वर्गमूल के आगे का ही संख्या होगा। तो 31 के आगे आता है 32, 32 का वर्गमूल होता है 1024, जो कि इसमें 6 जोड़ने पर ही आएगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे तरीके होते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, वर्गमूल का स्क्वायर रूट का कुछ वीडियोज़ अवेलेबल होगा। अगर नहीं भी अवेलेबल है तो मैं इसके लिए भी वीडियो जो है आपके लिए जल्द ही बना के कुछ प्रश्नों का डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं परसेंटेज वाले चैप्टर में अच्छे से कराऊँ। प्रतिशत का बहुत सारे वीडियो जो हमारे चैनल में अवेलेबल है, मैं उन सब का भी लिंक डाल दूंगा। प्रश्न है, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है। ठीक है, तो बताइए x से कितना प्रतिशत कम है। इसको ऐसे सॉल्व करिएगा, दो संख्या है x और y, मैं x और y लिख दिया। बोला है x y से 25% अधिक है, y से 25% अधिक है x। चलिए मैं y को अगर मैं 100 ले लेता हूँ तो इससे 25% अधिक x होगा, मतलब 125 हो जाएगा, तभी तो इससे 25% अधिक हो जाएगा। अब आपसे अगला पूछ दिया है क्या कि बताइए y x से कितना कम है। देखिए y जो है x से कितना कम है, 25 कम है। किससे पूछा है, x से कितना कम है, तो x से पूछा है तो x को रख दीजिए आप नीचे, मतलब जो 125 था इंटू 100 काट दीजिए, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके भी वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देखेंगे, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला प्रश्न है, ये समकोण त्रिभुज का है। ट्रायंगल मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ अपने चैप्टर में, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। इससे एंगल वाले भी क्वेश्चन मैं कराया हूँ, और जो साइड वाला
भुजा वाला भी क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है। तो आप जाके देखिएगा, इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं इसके लिए जो वीडियो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है। त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पहली बात तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण में एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये वाला आधार है बेस, ये वाला लंब है परपेंडिकुलर, और ये वाला कर्ण हाइपोटेन्यूस। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। क्या बोला है, आधार और विकर्ण का अनुपात दिया है, आधार बी और एच, मतलब बी और एच का अनुपात दिया है कितना, 4:5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में ही लगता है, तो हमको एक चीज मैं आपको सिखाया था, 3, 4, 5 का एक रेशियो याद रखिएगा, ठीक है। 3, 4, 5 की अगर कोई भुजा, अगर मान लो आधार यहाँ पे आधार 4 दिया है, कर्ण 5 दिया है, तो जो लंब बच गया वो 3 ही होगा, ठीक है। 3, 4, 5 के अनुपात में ही होता है, ठीक है। मतलब कहने का कि लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4:5। पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b² से निकालेंगे। b की जगह 4 और h की जगह अगर 5 रखेंगे तो p आपको 3 ही मिलेगा। मतलब इन तीनों का अनुपात 3, 4, 5 मिल गया। अब बोला है कि उसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तीनों जो साइड है तो उनका का जो योग होता है वही परिमाप कहलाता है। तीन भुजा क्या है, 3, 4, 5, मतलब 3, 4, 5, इन तीनों को अगर आप जोड़े तो कितना इकाई आएगा, 3, 4, 7, 5, 12 इकाई आया कि नहीं। लेकिन ये 12 इकाई की जगह क्या दिया हमको, 48 सेंटीमीटर। मतलब 12 इकाई 48 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 12 चौके 48, 4 गुना मिला। अब निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम असली में भुजा निकाल लेते हैं। तो पहला लंब 3 था, तो 3 को भी 4 से गुणा करेंगे तो 12। आधार 4 था, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16। और कर्ण कितना था, 5, तो 5 को भी 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौको 20। मतलब हमको वास्तविक भुजा कितना मिला, 12। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये 20 हो गया क्या, कर्ण हो गया। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई ये लंब होता है, वही ऊंचाई होता है, ठीक है। मतलब 1/2, आधार कितना मिला 12, ऊंचाई कितना मिला 16, 12 गुना 16। देखिए 2 छिक्का 12, 16 छंग 96, 96 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसका भी वीडियो मैं का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न को भी हम ऑप्शन से बनाएंगे। प्रश्न है, एक घासलेट टीन 3/5वां भाग भरा हुआ है। यदि इसमें 6 बोतल तेल निकाला गया और 3 बोतल तेल पुनः डाल दिया गया तो टीन आधा भर जाता है। तो टीन की क्षमता बोतलों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम ऑप्शन से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या बोला है कि बोतलों की संख्या में टीन की क्षमता, मतलब जो टीन है उसमें कितने बोतल आ सकते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो इस जो टीन है इसकी क्षमता निकालना है कि इस टीन के अंदर कितने बोतल आएंगे, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं 30 बोतल, ये ऑप्शन को ही हम पकड़ते हैं, ठीक है। मतलब टीन की जो क्षमता है वो कितने बोतल की है, 30 बोतल की क्षमता है, हम ये मान के चलते हैं। तो बताइए आधा भरेगा तो कितने बोतल आएंगे भाई, तो आधा भरने पर, फुल भरने पर अगर 30 बोतल आ रहे हैं तो आधा भरने पर 15 बोतल आएंगे, उसके आधा। इसी चीज़ को हमको क्रॉस चेक करना है। कैसे, देखिए अब यहाँ से आते हैं। एक घासलेट टीन का 3/5वां भाग भरा हुआ है, मतलब 30 बोतल जहाँ भरा होता था उसका 3/5वां भाग भरा हुआ है। मतलब 5 छिक्का 30 6 18, मतलब 18 बोतल से वो जो है भरा हुआ है। पहला चीज़, ये पहला कंडीशन। अब यदि इसमें 6 बोतल तेल निकाल देंगे, 18 बोतल भरा था, इसमें अगर 6 बोतल निकाल दिए तो अब कितना बोतल बचा भाई, 12 बोतल बचा, ठीक है। फिर बोला अगर उसमें 3 बोतल हम पुनः डाल दिए, ठीक है, तो इसमें पूरा 3 बोतल फिर से डाल दिया तो 12 और 3 15 बोतल हो गया। अब ये 15 बोतल हो गया तो कितना भर जाता, आधा भर जाता। तो आधा भरने पर कितना बोतल था, 15 था। देखो यहाँ पर भी 15 आ गया। मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन से हमको बनाना है, ठीक। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हमको एक लेंदी प्रोसेस के थ्रू ही गुजरना पड़े, वो टाइम लगाएगा, और टाइम लगाओगे तो आपका बहुत सारे प्रश्न छूट जाएंगे। तो सबसे पहला मैं वही बोलूँगा कि हमेशा ऑप्शन से ट्राई करिए पहले।
अगला प्रश्न है कि यदि कॉफ़ी में के दाम में, ये जो प्रश्न है 85 वाला, ये भी जो है परसेंटेज पर है, ठीक है। और परसेंटेज में मैं वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं, इसके अंदर प्रॉफिट लॉस के वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें हमने CISI के वीडियोस अवेलेबल है, सभी को हम रेशियो मेथड से ही पूरा सॉल्व करके उसमें पढ़ाए हैं, तो आप ज़रूर जाके वीडियो देखिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। प्रश्न क्या है कि एक कॉफ़ी के दाम में 10% का इजाफा होता है, तो किसी गृहिणी को कितने प्रतिशत अपने खर्च कम करना होगा जिससे उससे कोई अतिरिक्त खर्च ना करना पड़े। ये प्रश्न बहुत कॉमन सा है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। इसका 2 मेथड मैं बता रहा हूँ, एक ही मेथड है, बस समझने का तरीका है। क्वेश्चन बस ये है कि मान लीजिए कोई कॉफ़ी था, उसके दाम में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है। 10% की जब वृद्धि हो गई तो अब किसी गृहिणी को कितना, क्योंकि भाई पैसा उसके पास उतना ही है, फिक्स उतना ही पैसा उसको यूज़ करना है, तो अपने खर्च को कम करना पड़ेगा। कितना % खर्च कम करना पड़ेगा, तो इसको रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ। जैसे 10% क्या हुआ, इजाफा हो रहा है किसमें, कीमत में, दाम में 10% बढ़ा। 10% का मतलब 10/100 काटेंगे तो मिलेगा 1/10। मतलब ये नीचे वाला जो है पहले का कीमत था 10 रुपये था, ये एक बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब ये 10 रुपये पहले खर्च होता था, अब कीमत जो पहले जो 10 रुपये में मिलता था वो 11 रुपये में मिल रहा है, और उसके पास पैसा कितना है, 10 रुपये ही है। मतलब कटौती कितने का करना पड़ेगा, 1 का करना पड़ेगा। 11 रुपये खर्च हो रहा है, अब पैसा उसके पास 10 ही खर्च करना है, ठीक है। तो 1 रुपये का कटौती करना है, किस पर, ये वाले पर, जो अब नया हो गया उस पर 1 रुपये की कटौती करना है। तो 11 इधर, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो 11/100 अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि जितना % कमी या ज़्यादा बोला है, तो ज़्यादा कितना हो रहा है 10%, तो 10 आप ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि क्योंकि यहाँ पे इजाफा हो रहा है, जब इजाफा हो रहा है तो ये वाला जो बढ़ रहा है ना, 10 इजाफा हुआ, तो यहाँ पे नीचे प्लस करके कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इजाफा मतलब जो भी कमी ज़्यादा जो कुछ हो रहा है ऊपर लिख दीजिए, अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस का 10 कर दीजिए, यहाँ पे कम हो रहा है तो माइनस का 10 करके सॉल्व कर दीजिए। तो ऊपर में 10, नीचे में 110 इंटू 100, काट दीजिए 1 से 1 0। फिर यहाँ भी देखिए 100/11 करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। कई बार से ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर कम हो जाता है तो कितना, क्योंकि अब जब उसका दाम अगर कम हो जाएगा तो खर्च ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 10 का कमी होता है 10 लिखते, कितना बढ़ जाता तो यहाँ पे 100 माइनस 10 करते इंटू 100 कर देते, तो जो सॉल्व करने पे आता वो आंसर हो जाता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है मैं अपने हमारे वीडियोज़ में कराया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देखिएगा, मदद हो सकता है। बहुत सारा वीडियोस जो है अवेलेबल है हमारे चैनल में। अगला 46 नंबर का प्रश्न है कि किसी लकड़ी के बंद डिब्बे में बाहरी माप 45, 32 और 28 सेंटीमीटर है। यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है तो उस लकड़ी की क्षमता कितनी होगी, आपसे पूछा है। मतलब एक क्यूबिकल बॉक्स है, घनाकार घनाभाकार एक बक्सा है, ऐसा समझ लीजिए, मैं बक्सा बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा। लेकिन जो पटरा जिस पटरे से बना हुआ है ना, वो 1 सेंटीमीटर मोटा पटरा है, ठीक है। ऐसा 1 सेंटीमीटर मोटा पटरा से ऐसे बना हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे लंबाई हो गया 45 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई हो गया ये 32 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो जब इसको 1 सेंटीमीटर मोटा पटरी इधर है, 1 सेंटीमीटर इधर है, तो देखेंगे तो केवल अंदर वाले पार्ट का अगर निकालना होगा कि कितना स्पेस है, तो एक इधर और एक इधर, 2 घटाएंगे तब तो इसका लंबाई मिलेगा ना। मतलब डिब्बा के लकड़ी के डिब्बे की क्षमता, अगर अंदर के कितना उसमें मटेरियल भरा जा सकता है उसकी क्षमता अगर पूछेगा, तो आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से 2-2 सेंटीमीटर कम करना होगा, क्योंकि पटरा 1 मीटर इधर से भी मोटा है, 1 मीटर इधर से भी, तब ये, क्योंकि बाहरी का ये डायमेंशन दिया हुआ है ना, मतलब जो अंदर जो उसका क्षमता होगा वो कितना होगा। तो जो घन का जो क्षमता होता है, या फिर आयतन की आपसे बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो घनाभ की जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, या क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो L/B/H होता है। तो अंदर का अगर मटेरियल का पूछ रहा है कितना उसका क्षमता होगा, कितना मटेरियल उसमें भरा जा सकता है, तो हमको अंदर का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ये तो बाहर का है, तो अंदर का निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 45 में से 2 घटाएंगे तो 43, तो ये लंबाई में 2 सेंटीमीटर कमी हो जाएगा, चौड़ाई में भी 2 का कमी करेंगे तो 30,
और ऊंचाई में 2 का कमी करेंगे तो 26, 43 गुना 30 गुना 26। अब इसको पूरे का अगर गुना कर देंगे तो मिलेगा 33,540 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो हम क्यूबॉइड का भी, सिलेंडर का भी, ये सारे चीज़ों का वीडियोस हमारे चैनल में अवेलेबल है। मतलब कहने का कि हॉस्टल वार्डन में जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से भी, मैं ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो है करा चुका हूँ, क्योंकि मैं पहले भी शुरू जब इसका नोटिफिकेशन की बात चली थी तभी से मैं हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए मैथ्स के क्वेश्चन जो है कराते रह रहा हूँ। ठीक है, तो आप जाके जरूर देखिएगा, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला प्रश्न है, ये जो है वर्क एंड टाइम पर है, ठीक है, कार्य और समय पर है। इसके वीडियोस भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, उसका भी मैं लिंक डालूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेंदी होगा, ध्यान से समझिएगा। और बाकी अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल में जा सकते हैं। प्रश्न है कि 7 पुरुष या 8 महिलाएं या 10 पुरुष या 10 बच्चे, ठीक है ना, एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, एक काम करता हूं मैं कि जो मैन है पुरुष, उसकी क्षमता को W लिख देता हूँ। सॉरी, मैन मतलब M, मैन की क्षमता का को हम M लिखता हूँ मैं, और फीमेल जो वुमेन है उनकी क्षमता को W लिखूंगा, और जो चाइल्ड है, बच्चे हैं, उनकी क्षमता को C लिखूंगा। क्षमता का मतलब यहाँ पे अगर घंटा बोला है 9 घंटा, तो एक एक घंटे में उनकी कितनी क्षमता है कुछ काम करने की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 7 पुरुष मतलब 7 पुरुष, 7 इंटू एक आदमी की क्षमता M, 7M। 8 महिलाएं तो 8W, 10 बच्चे मतलब 10C। ये क्या हुआ, 7 पुरुष की 8 महिलाओं की 10 बच्चों की क्षमता हुई। ठीक है, अकेले में तो MWC था, अलग अलग में 7 लोग हैं तो 7M, 8W, 10C। कितने कितने घंटे काम किए भाई, ये लोग भी 24 घंटे काम किए, ये लोग भी 24 घंटे काम किए, और ये लोग भी 24 घंटे काम किए। ठीक है, मैं इन सबका अनुपात निकाल रहा हूँ, एक साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पे या दिया है, और दिया होता तो एक साथ लिखते, या है मतलब अलग अलग, तो ये मैं इन सबका अनुपात ऐसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा रहा हूँ, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। ठीक है, 24 घंटे में, लेकिन प्रत्येक दिन कितने घंटा काम कर रहा है, 9 घंटा, तो 9 का गुणा इसमें भी होगा, 9 का गुणा इसमें भी होगा, 9 का गुणा इसमें भी होगा। अब सेम ही काम को ये लोग कर रहे हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ये है कि एक काम को 7 पुरुष 24 दिनों में हर दिन 9 घंटे काम कर सकते हैं, या उसी काम को 8 महिलाएं 24 दिन में 9 घंटे काम करके कर सकते हैं, या फिर उसी काम को 10 बच्चे 24 दिन में 9 घंटे काम करके कर सकते हैं। मतलब काम तो सबके लिए बराबर है, मतलब ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, और ये भी वही काम है, सभी काम बराबर है। ठीक है, अब इनकी क्षमता निकालने का तरीका को समझिएगा कैसे। यहाँ पर तो ये तो बराबर है, सेम चीज़ का गुना किया हूँ, बच गया है क्या, 7M अनुपात बराबर करता हूँ। ठीक है, 7M बराबर 8W बराबर 10C। ठीक है, बाकी को काटेंगे तो ये कट जाएगा। अब इसको निकालने के लिए 7 8 56 दहा में 560, ये 560 लिख दीजिए। मान दीजिए कि इतना टोटल कुछ काम करना होगा। ठीक है, 7 आदमी मिला के 560 बना रहे हैं, तो एक आदमी की क्षमता कितना होगा, तो M निकालने के लिए इस 560 को 7 से भाग देंगे तो 80। ठीक है, एक आदमी की क्षमता 80 कुर्सी बनाने की होगी मान लो एक दिन में। 8W बराबर 560 करेंगे तो 1W बराबर हो जाएगा 7 8 56 70, मतलब एक महिला एक दिन में 70 कुर्सी बना लेती हैं, ऐसा मान के चलिए। और यहाँ पे देखेंगे तो C कितना आएगा, इसको भाग देंगे तो 56, एक दिन में एक बच्चा 56 कुर्सी बनाता होगा, ये उसकी क्षमता है, ऐसे समझना है। तो एक एक का हो गया काम। अब हमको निकालना है कि टोटल काम कितना है आखिर। तो देखिए, ये भी टोटल काम ही था, ये भी टोटल काम ही था, ये भी टोटल काम ही था, तो किसी एक को अगर निकाल के अब निकाल देंगे तो टोटल काम मिल जाएगा। तो टोटल काम निकालने के लिए इसको आप ले लीजिए, 7 इंटू M कितना आया 80 इंटू 24 इंटू 9, ये अलग है। ठीक है, किसी में भी रखेंगे तो वही आंसर आएगा। अब 7 80 24 9 का आप गुणा करेंगे तो मिलेगा 12,960। मान लेते हैं इतनी कुर्सियां बनानी है, ये पूरा टारगेट हो गया। अब आगे चलिए, अब यहाँ पे शुरू करते हैं। अब क्या बोला है कि यदि 4 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक साथ, कितने पुरुष
प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करें तो 18 दिन में काम कंप्लीट होगा। अब यही पूरा काम को जो 12 120 960 है, इसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करना है। लेकिन उसमें अब ये एक साथ मिलके, यहाँ पे अलग अलग कर रहे थे, अब यहाँ पे एक साथ मिलके कर रहे हैं। 4 महिला और 5 पुरुष, और कितने पुरुष रहना चाहिए साथ में, यही चीज़ हमको निकालना है। पुरुषों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो हम निकाल लेंगे भाई। देखिए कैसे निकाला जाएगा। देखिए ये वाला जो है थोड़ा समझाने में लंबा समय लगेगा। 4 महिला, ठीक है, कितनी महिलाएं हैं, 4 महिला और 5 पुरुष। तो 4 महिला 5 पुरुष को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 महिला प्लस, सॉरी महिला को तो डब्ल्यू लिखे ना भाई, 4 महिला प्लस 5 बच्चे, इतने लोग हैं। अभी मैं पुरुष को छोड़ रहा हूँ, इनका काम को हम इसमें घटा देंगे, जो बच जाएगा उसको हम पुरुष से करवा देंगे। ये इतना हो गया, ठीक है, ये इनका क्षमता हो गया 1 घंटे का। लेकिन 6 घंटे करेंगे तो 6 से गुना, कितने दिनों तक, 18 दिन तक, क्योंकि 4 महिला और 5 बच्चे तो 18 दिन तक तो काम करेंगे 6-6 घंटे काम से। तो ये उनका पूरा काम मिल जाएगा 4 महिला और 5 बच्चे का। तो एक महिला का कितना था भाई, 70, तो 4 गुना 70, प्लस एक बच्चा का कितना था, 56, तो 5 गुना 56, ये टोटल हो गया, इंटू 6 गुना 18, ठीक है। ये देखिए, ये 280, ये भी 280, जोड़ेंगे तो 560 गुना 6 गुना 18, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 60 480। मतलब यहाँ पे टोटल काम तो इतना है। इस टोटल काम में से 18 दिन तक जब 4 महिला और 5 बच्चे हर दिन 6 घंटा और 18 घंटे 18 दिन तक करते हैं तो इतना काम हो जाता है। जो शेष काम बच जाएगा वो पुरुष करेगा, ठीक है। तो जो टोटल काम कितना था, 120 960, इसमें से ये वाला काम घटा दो, 60 480। अगर आप घटाओगे तो ये बचेगा 60 480। इतना जो काम बचा है ये केवल पुरुष करेंगे। कितने पुरुष करेंगे उस चीज़ को हम अब निकालेंगे, ठीक है। तो एक पुरुष एक दिन में कितना काम कर रहा है, 80, टोटल कितना है 40 680, ठीक है। इसको अगर मैं भाग दे दूंगा, एक पुरुष एक दिन में कितना, 80, ठीक है। कितना दिन हर दिन भाई, 6 दिन, 6 घंटे, कितने दिन, 18। इसको अगर भाग दे देंगे आप तो पता चल जाएगा, क्योंकि एक आदमी का काम इतना है। एक आदमी एक दिन में इतना काम कर रहा है। एक आदमी 6 घंटा 18 दिन तक अगर करता है तो इतना, तो कितने आदमी करेंगे, तो इसको आप काटेंगे तो 7 मिल जाएगा। मतलब 7 जो पुरुष हैं ये शेष काम को 6 घंटा डेली करके 18 दिनों में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा इसको समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ऐसे वीडियो जो है हमारे चैनल में अवेलेबल है, लिंक जो है मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आगे। अगला 88 नंबर का प्रश्न है कि एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने पर 12% का लाभ कमाता है। किताब के क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य में अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य को मैं सीपी लिख देता हूँ, छपे मूल्य को मार्क प्राइस एमपी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, छपे हुए मूल्य पर 10% डिस्काउंट देके बेचता है। एक चीज़ तो आपको पता होगा कि विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य का 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे लाभ की बात किया तो लाभ में बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्रय मूल्य को लाभ पर बेचता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसको समझिएगा। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जो हमारा मार्क प्राइस है, मतलब जो छपे हुए मूल्य है उसमें लाभ या हानि डिस्काउंट वगैरह देते हैं तभी तो आता है ना। मतलब कहने का, आप इस पूरे फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, छपे हुए मूल्य पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 100% में 10% डिस्काउंट दिया, मतलब अंकित मूल्य का 90% वो ले रहा है, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य इंटू कितना परसेंट लाभ कमा रहा है भाई, 12%। तो क्रय मूल्य पर 12% लाभ, मतलब 112% में वो बेच रहा है। काट दिया यहाँ पे, इसको काटेंगे तो 2 45 बार में, ये 2 56 बार में। हमको क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का अनुपात चाहिए, तो क्रय मूल्य इधर, छपा हुआ मूल्य इधर नीचे आ जाएगा। तो सीपी बटा ये आ गया नीचे एमपी, अब ये नीचे चला जाएगा 45/56। मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। शायद ये इनका गलत है जो पहले से लगा हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए 89 नंबर का प्रश्न। 89 नंबर का प्रश्न है, ये भी जो है वॉल्यूम पर आधारित है। सिलेंडर का वॉल्यूम मैं डाला हुआ हूँ, जो बच गया है कोन, मतलब शंकु, अर्धगोला, ये सब जो कुछ बच गया मैं उसका वीडियो भी डाल दूंगा। क्या बोला है कि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी गई हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, उसका अगर आयतन अपरिवर्तित हो, ठीक है। बहुत अच्छा। मान लेते हैं शुरुआत में आयतन v रहा होगा,
तो जो बेलन है, बोले बेलन का फॉर्मूला आयतन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये शुरुआत वाला है जब कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब नया वॉल्यूम निकालेंगे तो जो वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहेगा, बोला है पाई तो वही रहेगा। त्रिज्या क्या कर दिए भाई, दुगुना कर दिए, मतलब आर को हम दुगुना कर दिए, 2r कर दिए। तो ये त्रिज्या इतना, इसका स्क्वायर तो होगा ही, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई में परिवर्तन होगा। ये h था तो मैं इसको h डैश कर देता हूँ, ठीक है। अब दोनों का आयतन बराबर ही है ना, मतलब इन दोनों को हमको बराबर करना होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई इंटू ये 2 दूनी 4, 4r स्क्वायर इंटू एच डैश, ठीक है। देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा h बराबर 4h डैश, ठीक है। पूछा क्या है कि तो उसके ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, मतलब पहले का ऊंचाई ये है, नया ऊंचाई ये हो जा रहा है, ठीक है। मतलब इसके नीचे मैं 1 लिख देता हूँ या फिर 1h कर देता हूँ ऐसे, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा तो आपको समझे कि नया ऊंचाई में क्या परिवर्तन मिलेगा। अगर इसको मैं इधर भेज दूँ और ये 4 इधर, मतलब हमको कुछ ऐसा मिलेगा क्या, h डैश बट्टा h बराबर 1/4। ये h जो है यहाँ पे नीचे आ गया और ये 4 नीचे आ गया, तो ऐसा कुछ मिला। मतलब जो नया वाला जो है कितना परिवर्तित हुआ है वो पूछा है, ठीक है। तो ये 4 के तुलना में 1 हो जा रहा है नया जो है। अब इसी को परसेंट में पूछा है तो इंटू 100 कर दीजिए ना भाई, तो 25%, मतलब पुराने वाले से 25% के बराबर हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे इसको हैंडल किया जाता है। ऐसे वीडियोस भी हमारे चैनल में मिलेंगे। तो ये जो है कहाँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है, जहाँ से प्रश्न जो है हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए अब जो लास्ट प्रश्न है जो हॉस्टल वार्डन 2016 के मैथ्स में आया हुआ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न है कि उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा यदि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है कि जब जनरली 11-12 का जो प्रश्न होता है वहाँ से पूछे जाते हैं, 10वीं तक का नहीं है। इसको आप समझिएगा, ठीक है। इसके समझने के लिए मान लेते हैं एक त्रिभुज है, इसको डायरेक्ट मार दीजिएगा क्या कि अगर तुक्का भी मारना होता तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यही मारते, डी ही मारा जाता, ठीक है, याद रखिएगा। और लेकिन कैसे बनाते हैं वो देखिए। एक त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या हो सकता है, देखिए। तो इसका मैं मान लेता हूं कि हमारा जो त्रिभुज है, इसको मैं ऐसे थोड़ा त्रिभुज को बनाता हूं ऐसे, ठीक है। इसको मैं लिख दिया ए बी और सी, ठीक है। जो भुजा बड़ा होगा उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जो भुजा बड़ा होगा उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा। तो ये बड़ा मान लो ये है, तो इसको मैं 7 सेंटीमीटर लिखता हूँ। ये वाला जो है 3 सेंटीमीटर और ये वाला 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बट्टा 2ab। एक फॉर्मूला, इसको आप याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या है, तो सी के सामने, सॉरी देखिए, जो ए के जो यहाँ पे कोण ए है उसके सामने वाला ए है, बी के सामने वाला बी है और सी के सामने वाला सी है। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कॉस सी बराबर, क्योंकि सी के सामने वाला सबसे बड़ा है ना, तो ये वाला कोण निकालना, इसलिए मैं कॉस सी लिखा हूँ। तो ए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू ए कितना है 5 और बी कितना है 3। सॉल्व करेंगे इसको तो 25 और 9, 25 9 34, 34 माइनस 49, 34 माइनस अगर 49 आप करेंगे तो मिलेगा माइनस का 15, और नीचे में 2 गुना 5 गुना 3, देखिए 15 से 15 कट जाएगा, मिलेगा -1/2। मतलब क्या मिला, कॉस सी बराबर माइनस का 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा कि अगर वो पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो आपको एक जगह पता चलेगा कि कॉस 120 का वैल्यू -1/2 होता है, ठीक है। मतलब इसके जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कॉस 120, क्योंकि कॉस 120 का वैल्यू -1/2 होता है। अब यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो सी कितना मिलेगा 120 डिग्री, और इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो ऐसे करना होता है। कुछ क्वेश्चन मैं और भी करा दूंगा कभी और किसी वीडियो में। तो इस प्रकार हमने 2 वीडियोस के अंदर 2016 के एग्जाम में जितने भी मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे सारे को हमने सॉल्व किया। साथ ही साथ मैं बताऊँ कि कौन कौन सा चैप्टर का वीडियोस हमारे चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर जो सब्जेक्ट है
पहले आया हुआ मैं उसका भी ज़रूर कराऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत मदद मिलेगा आपको। जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल है पर्याप्त है, अगर उतना को आप कर लेते हैं तो जो बच गया उसको मैं आगे कराऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।